चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, यानी जो पिछले लेक्चर में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब दो चार्जेज आपके कैसे हों, आइडेंटिकल हो, तो किस तरीके से हम प्रत्येक चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते थे। ठीक है, तो इसी चार्ज बाई कंडक्शन के केस में जैसे हमने कंडक्शन किया, दो चार्ज को आपस में कंटेक्ट कराया और कंटेक्ट कराने के बाद हमने दोनों को जब अलग अलग किया तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू कितना आया था, Q1 डैश और Q2 डैश आया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में, चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में देखें, चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन के केस में हम क्या करेंगे, इफ both charges are not identical, if both charges are not identical, इसमें हम क्या देखेंगे कि यदि हमारे दोनों चार्ज आइडेंटिकल नहीं हैं, तो हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आइडेंटिकल के लिए दोनों स्फीयर का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों चार्ज का रेडियस सेम नहीं है। अब क्या होगा, दोनों चार्ज का रेडियस अलग अलग होगा। जो दोनों स्फेरिकल चार्ज होंगे उन दोनों चार्ज का रेडियस अब क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं थोड़ा सा 11th के लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास मान लेते हैं एक बकेट है, हमारे पास इस तरीके से क्या है, बकेट है। यहाँ भी एक इस तरीके से बकेट है, मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यहाँ भी हमारे एक तरीके का इस तरीके से बकेट है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से बकेट है, दो ठो बकेट है। इस वाले में इस तरीके से वाटर क्या है आपका, फिलअप है, और इस बकेट में भी आपका वाटर क्या है, पूरी तरीके से फिलअप है। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसको अगर मान ले फर्स्ट बकेट और इसको मान लेते हैं सेकेंड बकेट, तो यहाँ जो साइज है, साइज ऑफ बकेट फर्स्ट है वो लेस देन है साइज ऑफ बकेट 2 से। ठीक है, यानी कि इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन फर्स्ट, जो पहले वाले बकेट में वाटर का अमाउंट होगा वो लेस देन होगा अमाउंट ऑफ वाटर इन सेकेंड बकेट। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है आपका, ये डिपेंड कर रहा है इस बकेट के साइज पे। जिस बकेट पे जिसकी साइज जितनी अधिक होगी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि इस बकेट की साइज अधिक है तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अधिक होगा। इस बकेट में इसकी साइज कम है तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ बकेट की, साइज ऑफ बकेट। ये जो अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, साइज ऑफ बकेट। यानी जिस बकेट की साइज जितनी अधिक होगी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अधिक होगा। तो इस केस में अमाउंट ऑफ वाटर जो है बकेट के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें
अमाउंट की जिसकी साइज जितनी अधिक होगी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अधिक होगा। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, थोड़ा सा इंट्रो के लिए नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास दो स्फेरिकल चार्ज हैं। जिस तरीके से हमने साइज ऑफ बकेट के बारे में स्टडी किया, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि दो टो स्फेयर लेते हैं यहाँ पे। एक ये हमारा स्फेरिकल है और एक इधर हमारा स्फेरिकल है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं r है और इसकी रेडियस मान लेते हैं हमारे पास 3r है। कितना है, 3r है। इसकी रेडियस कितनी है बाबू, r है, और इसकी रेडियस कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 3r, ठीक है। तो इन दोनों के केस में देखा जाए तो जो r2 है वो ग्रेटर है किससे, r2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है r1, यानी इन दोनों स्फेयर की जो रेडियस है वो सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं Q1 की वैल्यू आपको दिया है 10 माइक्रोकूलम और यहाँ Q2 की वैल्यू दिया है 20 माइक्रोकूलम। कितना कूलम है, 20 माइक्रोकूलम। तो जिस तरीके से जब दो चार्ज आइडेंटिकल थे तो हम Q इनिशियल फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे Q इनिशियल कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम प्लस 30 माइक्रोकूलम। तो जो Q इनिशियल है वो हो जाएगा हमारा 10 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइक्रोकूलम। ये है हमारा इनिशियल चार्ज। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ कांटेक्ट कराते हैं। इन दोनों चार्ज को, स्फेरिकल जो चार्ज हैं, इन दोनों को एक साथ कांटेक्ट कराएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका Q होगा, Q है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R है। समझिए क्या है ये, जिस स्फेरिकल चार्ज की रेडियस जितनी अधिक होगी उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि जो स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस अधिक होगा उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। जब इन दोनों को हमने कांटेक्ट कराया, यहाँ पे इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 3R है, तो इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसको हम मानेंगे Q1 डैश, और इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे Q2 डैश। तो Q1 डैश की जो है और दोनों का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब देखिए, तो Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, R1 की वैल्यू कितना दिया है हमें, R दिया है, और R2 की वैल्यू कितना दिया है हमें, 3R दिया है। कितना दिया है, 3R। तो यहाँ R से R क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो Q1 डैश जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अब 1 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये जो है इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स। एक तो Q1 डैश का हो गया हमारा एक पार्ट, और एक पार्ट हमारा हो गया Q2 डैश का। तो टोटल मिला के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स किसके हैं, इस Q इनिशियल के 4 पार्ट्स। ये जो Q इनिशियल 30 माइक्रोकूलम है, ये किस में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1 डैश और डिवाइडेड बाई Q2 डैश में। यही Q1 जो है, Q इनिशियल है,
ये क्यू इनिशियल है, यही आपका ब्रेक हुआ है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1 डैश और Q2 डैश पे। तो इस क्यू इनिशियल के 4 पार्ट्स हो गए, क्यू आई टूटेगा 4 पार्ट, यही ब्रेक होगा 4 पार्ट्स में, डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से है। इस Q1 डैश के कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट। और इस Q2 डैश के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे आपके Q2 डैश के। तो जो चार्ज होगा Q इनिशियल, वो अगर लिखे 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 4, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा हमारा Q1 डैश। और Q2 डैश के कितने पार्ट हैं? 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे Q इनिशियल डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आपको Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको। देखिए हमने क्या किया, जो हमारा इनिशियल चार्ज था वो था 10 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम, कितना हो गया? 30 माइक्रोकूलम। इतना कंसेप्ट क्लियर है? यही 30 माइक्रोकूलम जो है, जब कांटेक्ट में लाए दोनों बॉडी को, तो कुछ चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कुछ चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमने माना कि Q1 डैश जो है इस पे चार्ज, फर्स्ट बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और Q2 डैश मैंने माना कि सेकेंड बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और ये Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस R का। तो Q1 डैश और Q2 डैश इजकल टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। तो Q1 डैश और Q2 डैश को मैंने रेडियस से डिवाइड किया तो हमें 1/3 मिला। तो रेशियो के कंसेप्ट से जो है Q1 डैश के कितने पार्ट हो गए? 1 पार्ट, और Q2 डैश के हो गए 3 पार्ट्स, यानी टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। किसके? तो इस Q इनिशियल के टोटल 4 पार्ट्स हो गए। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें 1 पार्ट जो है भाई Q1 डैश के, और बचे हुए 3 पार्ट जो है किसके हो गए? Q2 डैश के। इतना कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इस तरीके से यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा, जिससे आप आसानी से चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे हेडिंग डालिएगा नोट पॉइंट, नीचे लिखिए नोट पॉइंट। जरा ध्यान से समझिए क्या है वो। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और एक हमारा दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितना है? 3r है। ठीक है। तो अगर आपको Q1 डैश की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? Q1 डैश की। तो आप करेंगे क्या? फर्स्ट स्फीयर का रेडियस को डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 के साथ, और इस पूरे टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देंगे Q इनिशियल। ये आपका मिल जाएगा Q1 डैश की वैल्यू। इससे भी आप निकाल सकते हैं फार्मूले से। और Q2 डैश जो है इसको आप निकाल लेंगे R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा Q इनिशियल से, यानी जो आपका इनिशियल चार्ज होगा उससे। क्लियर है कंसेप्ट? वो कंसेप्ट के बेस पे था, और ये आपका फार्मूला है। तो जब भी 2 स्फेरिकल चार्ज आपके आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, मतलब उनका रेडियस सेम नहीं है। तो जब रेडियस सेम नहीं है तो उन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो Q1 डैश और Q2 डैश आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कंसेप्ट भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया, जिसके हिसाब से आपको करना हो कर लीजिएगा। दोनों केस में आंसर वही आएगा, दोनों केस में आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, फार्मूला नोट कर लिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, जरा क्वेश्चन है इसमें दिया है कि आपके 2 स्फेरिकल चार्ज हैं। क्वेश्चन है 2 स्फेरिकल चार्ज हैं
इसका रेडियस r1 है, r है, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है 3r है। इस पे जो है Q1 की वैल्यू दिया है -6 माइक्रोकूलम, और इस केस में Q2 की वैल्यू दिया है आपका +30 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या है कि दो ठो स्फेरिकल बॉडी है, इस पे चार्ज है -6 माइक्रोकूलम और इसके केस में है +30 माइक्रोकूलम, और दोनों का रेडियस r और 3r है। यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों चार्ज कैसे हैं आपके ऑन आइडेंटिकल है, मतलब कि आइडेंटिकल नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 मिनट, उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या कहा कि ये r और ये कितना है 3r है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, यानी दोनों चार्ज आपके आइडेंटिकल नहीं है। ये तो पहचान में आ गया। तो मैंने आपको पूछा है क्वेश्चन कि जब इन दोनों चार्ज को आपस में कांटेक्ट कराते हैं, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 3r है, ठीक। अब इन दोनों को कांटेक्ट कराने के बाद फिर से इनको सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं r और 3r में। तो सेपरेट करने से क्या हुआ कि जब दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हुए होंगे तो इस कहाँ का चार्ज कुछ इसमें ट्रांसफ़र हुआ होगा और यहाँ का चार्ज, तो यहाँ मान लेते हैं Q1 डैश चार्ज आ गया और यहाँ मान लेते हैं Q2 डैश चार्ज आ गया। तो पूछा है कि कांटेक्ट करने के बाद दोनों स्फेरिकल बॉडी पे कितना चार्ज मिलेगा, यानी आपको Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप Q इनिशियल फाइंड कर लीजिए, -6 + 30 माइक्रोकूलम, तो Q इनिशियल आपका आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा। Q इनिशियल कितना है 24 माइक्रोकूलम। तो मैंने आपको फार्मूला बताया Q1 डैश से क्या लिख सकते हैं R, और इसका रेडियस R है +3R, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे Q इनिशियल यानी कि 24 से, Q1 डैश मिल गया। Q2 डैश के लिए क्या कर सकते हैं, R2 की वैल्यू कितना दिया है 3R है, तो यहाँ लिख देंगे 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R और मल्टीप्लाई करें किससे 24 से। तो Q2 डैश आपको जो मिलेगा वो होगा 3R और नीचे आपका हो जाएगा 4R, R से R कैंसिल इंटू 24, तो 4 6 जा 20, यानी ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। किसकी वैल्यू? Q2 डैश की। Q2 डैश आपका मिलेगा 18 माइक्रोकूलम, तो QI डैश कितना हो जाएगा R, ये 4R ये नीचे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। इस तरीके से आप Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये है हमारा Q2 डैश और ये है हमारा Q1 डैश। तो जब दोनों बॉडी को सेपरेट किया अलग अलग, तो दोनों पे चार्ज कितना 6 माइक्रोकूलम और इस पे आया 18 माइक्रोकूलम, और यही Q इनिशियल आपका ब्रेक हुआ है Q1 डैश और Q2 डैश में। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करिए। नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं अब, और अगला हेडिंग डालिए अब चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय कंडक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब। इंडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे देयर विल बी
नो कॉन्टैक्ट, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट। इंडक्शन के केस में जो होता है यहाँ पे कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होता है। बिना कॉन्टैक्ट के भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मतलब कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस बॉडी को बिना रब किए, बिना कॉन्टैक्ट किए भी उस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। उस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा और एक अनचार्ज बॉडी को यानी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज कर देंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एक ग्लास रॉड लेंगे। क्या लेंगे? ग्लास रॉड। और एक ग्लास रॉड पे पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट, जिसको हम मान लेते हैं कितना टोटल चार्ज है, Q। और ये हमारा पॉजिटिवली ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली ग्लास रॉड, जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। मतलब ये हमारा एक सोर्स चार्ज हो गया। इसी को लेके आगे के प्रोसेस को हम लोग बिल्डअप करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड लिया जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला, जिसकी वैल्यू टोटल कितनी है, Q है। इतना क्लियर है। और दूसरी बॉडी हम यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से, और इस बॉडी पे जो है जितना प्लस है उतना ही माइनस है। मतलब ये बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। और ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही संख्या किसकी है, प्रोटॉन की है। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यानी बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को पास में लाते हैं। इस ग्लास रॉड को और इसको भी इस तरीके से दोनों को हमने पास में लाया और इस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थिंग से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, अर्थिंग। ठीक, अब क्या हुआ, ये हमारा है पॉजिटिवली ग्लास रॉड और ये हमारा सोर्स चार्ज Q है। अब क्या हुआ, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। थोड़ा सा इसको साफ से लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं अर्थिंग, ये जो अर्थ है, थोड़ा सा मैं अर्थ के बारे में अर्थिंग के बारे में बताता हूँ। अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। अर्थिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का किससे कनेक्शन हो गया, अर्थ से। किससे, अर्थ से। और हम लोग जानते हैं ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ, ये हमारा लार्ज कंडक्टर है। क्या है, लार्ज कंडक्टर होता है। अर्थ के पास ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थ के पास ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उस अर्थ से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए या फिर ऐड करिए, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालिए या अर्थ को इलेक्ट्रॉन दीजिए, यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत लार्ज कंडक्टर होता है अर्थ। ठीक, दूसरा केस क्या है, पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये जो होता है 0।
अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0, और ये हमारा लार्ज कंडक्टर होता है, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हुआ। तीसरा चीज क्या है, एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट। मतलब आप किसी भी मतलब अर्थ जो है उसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, बॉडी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लार्ज कंडक्टर, इसके पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अर्थिंग लगा दिया और ये पॉजिटिव है और इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये करेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरफ सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे 10 सारे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। और अर्थिंग से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और निकलने के बाद यहाँ जब पहुँचेगा तो इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाके इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो होगा क्या, ये जो ग्लास रॉड है, अब इन दोनों को अलग करते हैं, अब इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करने के बाद होगा क्या, इस बॉडी पे केवल और केवल कौन सा चार्ज बचेगा, निगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज बचेगा, निगेटिवली चार्ज। क्लियर है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ आपका निगेटिव चार्ज बचा। तो ये बॉडी आपकी कैसी चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज। और इस पे जो चार्ज आया उसको मान लेते हैं क्यू डैश। कितना चार्ज आया, क्यू डैश। इस पे क्यू डैश आपका क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया। क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ, एपियर हुआ। तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, निगेटिव चार्ज। कौन सा, निगेटिव, जिसको हम मान लेते हैं क्यू डैश। क्यू डैश कौन सा है, इंड्यूस्ड चार्ज। और यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा है, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज ही आपको मिला है। तो देखिए बिना कांटेक्ट के भी इस बॉडी पे निगेटिवली चार्ज एपियर हो गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। विदाउट कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों बॉडी के बीच में, केवल ये पास में गए और यहाँ अर्थिंग का कनेक्शन दे दिया, ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया तो बॉडी पे पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज आ गया। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिए, ओके, नोट कर लिए तो आगे बताते हैं। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जरा देखिए, समझने वाला बात क्या है। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, जैसे ये हमारा ग्लास रॉड था, क्या था, ग्लास रॉड था, जिसको हमने क्यू माना था, और ये हमारा था सोर्स चार्ज। क्या था, सोर्स चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज था। कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था।
ये जो Q है एक सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे जो आया था ये पूरी तरीके से कौन सा चार्ज था, निगेटिवली चार्ज, जिसको हमने माना Q डैश। क्या माना, Q डैश। यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज, ये जो हमारा सोर्स चार्ज Q है, क्या है, Q है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्या है, माइनस Q है। क्या है, माइनस Q है। अगर यही आपका सोर्स चार्ज निगेटिव होता तो आपका इंड्यूस्ड चार्ज कैसा आता, पॉजिटिव। कैसा मिलता, पॉजिटिव। मतलब एक पॉजिटिव बॉडी से दूसरी बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया जा सकता है और एक निगेटिवली चार्ज बॉडी से एक न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। दूसरा केस में आपको ये वाला समझा देता हूँ। ये वाला किस तरीके से निगेटिवली चार्ज बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इंड्यूस्ड कर दे। ठीक है, देखिए कैसे। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट पॉइंट डाल के थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्लास रॉड है इसको अब निगेटिवली चार्ज करते हैं। कैसे चार्ज करते हैं, निगेटिवली चार्ज। ये हमारे ग्लास रॉड है, इसको मैंने क्या कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया। मतलब ये ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, अब निगेटिव चार्ज है। ठीक, और इधर हमारी एक बॉडी है जिस पे पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव है, यानी कि ये हमारी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। यानी इस बॉडी के ऊपर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, तो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब देखिए, इसी हम सोर्स चार्ज को, जो निगेटिव सोर्स चार्ज है Q, अब इसको पास में लाते हैं ग्लास रॉड। ठीक, अब ये निगेटिवली चार्ज करेगा क्या, ये जो निगेटिवली चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। यानी इस पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इस तरीके से इसको अर्थिंग कर दिया। तो इस निगेटिव चार्ज ने इस निगेटिव चार्ज को रिपेल किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। और अर्थ में चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अर्थ में। ये निगेटिवली चार्ज इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो इस बॉडी पे केवल कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज। इस बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कौन से चार्ज हो जाएगी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हमने एक निगेटिवली चार्ज जो बॉडी थी उसके वजह से हमने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसा चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और कॉपी में नोट करके रखिए, नोट कर लीजिए। ओके,
नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन का जितना प्रोसेस था, मेथड किस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आज जो है यही रहने देते हैं और अब कल से कंटिन्यू किया जाएगा, इसके आगे जो टॉपिक्स आने वाली हैं। कल जो हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके वेक्टर फॉर्म्स को भी डील करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।